देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को मिली राहत। संघर्ष सीमिति के आह्वान पर कटरा कल तक रहेगा बंद। मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु नए साल के पहले दिन पवित्र दरबार में नवाएंगे शीश। कटरा में जारी आंदोलन का श्रद्धालुओं पर नहीं असर। खंडरों में तब्दील हुआ समाज कल्याण विभाग का भवन। सरकारी संपत्ति की बदतर हालत से लोगों में दिखा रोष। निजी भवन से चल रहा समाज कल्याण विभाग का कार्यालय। विभाग पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कटरा चलेंगे, जहां कटरा में पिछले कुछ समय से जारी आंदोलन के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए अब बाहरी राज्यों की कुछ संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है। कटरा व पुराने पारंपरिक मार्ग पर दुकानें बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मानसा पंजाब की एक संस्था ने आगे आते हुए श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की है। इस लंगर में श्रद्धालुओं को भरपेट खाना खिलाने के साथ साथ उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। नए साल की शुरुआत पर माता वैष्णो देवी की यात्रा में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है, जिससे लेकिन अब की बार कटरा में सभी कारोबार बंद रहने से श्रद्धालुओं को कोई दुश्वारियां सहनी पड़ रही है और माता वैष्णो देवी के संघर्ष सीमिति के आह्वान पर कटरा बंद को 1 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले तो कटरा से लेके ऊपर तक सब कुछ बंद पड़ा जी। किसी को पानी भी नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यात्रियों को, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम हर एक साल आते हैं, पहली बार इतनी दिक्कत देखी है जी हमने। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है यात्री। हमारे को 11 साल हो गए लगातार आते हुए। जहाँ पे यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जी, जहाँ पे आज चल रहा है छोले पूरी खीर, साथ में गर्म पानी। सभी यात्रियों को गर्म पानी की भी सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं होने दे रहे। लेकिन यात्री बहुत परेशान होकर आ रहे हैं मगर से। कटरा से लेके जहाँ तक उनको कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पैसे आ रहे नहीं जी हमारे पास। जय माता दी। मैं मानसा से आया हूँ, मेरा नाम राधे श्याम है। जहाँ यात्रियों को बहुत ही परेशानी आ रही है, ना पानी, ना रोटी, ना किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही लोग परेशान है, किसी को खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिल रही है और लोग जो कटरा से लेके ऊपर तक कोई भी चीज़ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी, रोटी, लंगर जो भी इससे मिल रहा है वो उससे टाइम पास कर रहे हैं। मैं मानसा से आए हैं, मेरा नाम पम्मी सिंगला है। हम पंजाब से आए हैं। इस बार तो बहुत ही रश है, जैसे नया साल है, नए साल पे श्रद्धालु आते हैं। सारी मार्केट तो बिल्कुल ही बंद है टोटली। ना कोई पिट्ठू का इंतजाम है, ना कोई घोड़े का है। बहुत परेशानी हो रही है। हम जैसे दर्शनों के लिए आए, खाने पीने का बिल्कुल ही इंतजाम नहीं है। जैसे दर्शनों के लिए माता के भक्त इतनी दूर दूर से आते हैं, हर एक स्टेट से हर एक लोग आता है, लेकिन यहाँ कोई इंतजाम नहीं। ये इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है, इस जो भी आपका मसला है उसको जल्दी से जल्दी हल करा जाए। ये सॉल्व करोगे तो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को कामयाब रख सकेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर संघर्ष सीमिति के आह्वान के बाद कटरा जो है वो बंद है, लेकिन मानसा पंजाब की एक संस्था जो है यहाँ पर आई है, क्योंकि लगातार नववर्ष पर ये देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कटरा से हमारे संवाददाता सोहन कोहली हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सोहन, यहाँ पर साफ तौर पर श्रद्धालु जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर अब प्रशासन को आह्वान जो किया गया है इनके द्वारा कि फैसला लिया जाए, उस पर कोई ना कोई बात तो सुनानी जरूरी पड़ रही है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नया साल का जो आखिरी दिन है आज, और कल से जो है नया साल की शुरुआत हो जाएगी। श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर श्रद्धालु की यही मंशा रहती है कि हम नया साल जो है मां वैष्णो देवी के चरणों से ही शुरू करें, ताकि पूरा साल जो हमारा हंसी खुशी में निकले। मगर आज यहाँ पे जब श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कटरा मार्केट जो है, दुकानें, रेडी फड़ी, जितनी भी घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद करके जो गंडोले को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। और लगातार 7 दिन हो गए आज, मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है, क्योंकि आश्वासन पे ऊपर आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, मगर मसला हल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। बिल्कुल सोहन, यहाँ पर कितना ज्यादा जरूरी हो गया है अब प्रशासन को इस पर कुछ ना कुछ आश्वासन देना, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि उन्हें जो बैठक रखी गई थी कि बात आगे जरूर रखी जाएगी इनकी, और घोड़े पिट्ठू खच्चर वाले जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी आश्वासन जो है उसकी उम्मीद अब इन्हें नहीं दिख रही, तभी लगातार ये आंदोलन चल रहा है ना। तो यहाँ पर अब क्या लगता है कि किस तरीके से ये माहौल भड़का रहेगा या शांत होने का नाम लेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो 72 घंटे की स्ट्राइक रखी गई थी, उसके बाद भी फिर उसके बाद 72 घंटे की एक बार एक्सटेंड कर दी गई थी, मगर जब तब तक वहां पे प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे जो मसला सुलझाने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है, मगर सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं। मगर एक बार फिर से जो नए साल के ऊपर कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि नए साल का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, श्रद्धालुओं को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो मार्केट जब खुल जाएगी तो श्रद्धालु काफी सारा आनंद यहाँ पे उठाएंगे। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल जो कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान आता है कि जो क्वार्टर हैं, जो कि गंडोले के जो क्वार्टर है, वो जो रजिस्ट्रेशन क्वार्टर है वो कटरा में खुलेंगे, मगर उनको ये नहीं पता कि आजकल डिजिटल जमाना है, जो पंजाब, हरियाणा, लुधियाना या बॉम्बे, गुजरात से जो भी आएगा वो ऑनलाइन टिकट करके ही आएगा। जो ऑनलाइन टिकट करके आएगा वो सीधा गंडोले के पास ताराकोट मार्ग पे ही जाएगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ज्यादा इतना जरूरी है गंडोला लगाना है तो कम से कम जो वैष्णो देवी का पुराना ट्रैक है, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है, वहां पे लगाया जाए और चरण पादुका से ऊपर लगाया जाए, ताकि मार्केट भी बच सके और घोड़ा पिट्ठू पालकी वो भी कहीं ना कहीं अपनी रोजी कमा सके। कल यानी कि 1 जनवरी है और यहाँ नव वर्ष पर हमेशा देखा जाता है कि बहुत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, लेकिन इस बार जिस तरीके की मुसीबतें और जिस तरीके की तस्वीर माँ वैष्णो देवी के दरबार की जा रही है, ये कहाँ का सही या जायज है उन लोगों के साथ, क्योंकि आश्वासन पर बहुत बुनियाद टिकी हुई है इस चीज की, और प्रशासन लगातार इस चीज को कह रही है कि बात उनकी रखी जाएगी, की जाएगी, लेकिन फिर भी गंडोले का काम चल रहा है, जिसके चलते ये रोष बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिए जा रहे हैं उसको लेके जो बवाल है वो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 15 से 17 साल उनकी उम्र है, वो लगातार 7 दिन से भूख हड़ताल पे यहाँ पे मुख्य बस स्टैंड पर यहाँ पे बैठे हैं। और शालीमार पार्क में भी काफी ज्यादा सैलाब जो कि उतरा है, क्योंकि कल जब हमने बात करने की कोशिश की, जिनके परिजन अंदर है उनसे बात करने की कोशिश की, जो महिला है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम 24 घंटे की मोहलत आपको देते हैं, अगर ये मसला हल नहीं हुआ, गंडोले का काम बंद नहीं हुआ, जो हमारे लोग हिरासत में उनको नहीं छोड़ा गया, कहीं ना कहीं हम चंडी का रूप धारण करके हम दिखाएंगे कि नारी शक्ति क्या। आंदोलन को लेकर एक और बात सामने आई है, महिलाओं के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लोग गिरफ्तार है उन्हें अगर नहीं छोड़ा गया, जो हिरासत में है इस वक्त, अगर नहीं छोड़ा गया तो महिलाएं भी अपनी गिरफ्तारी देंगी। क्या इस तरीके की कोई जानकारी बाहर आ रही है? जी बिल्कुल, कल महिलाएं ने जो एक धमकी तौर पे ही प्रशासन को बोला है कि उसको धमकी समझें, क्योंकि कल जब प्रशासन की तरफ से उनको आश्वासन दिया, एसडीएम कटरा उनके बीच में पहुंचे तो उन्होंने बोले मुझे कल तक की मोहलत दी है, कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। और महिलाएं जो है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कल यानी कि 24 घंटे हम आपको मोहलत देते हैं, अगर कल के बाद हम कोई भी आश्वासन नहीं सुनेंगे, हम अपना जो रूप है, जो नारी शक्ति है, जो चंडी का रूप है, वो हम कल के बाद हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सोहन, यहाँ पर कटरा के लोगों की सिर्फ ये बात नहीं है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रोष जता रहे हैं, आमरण अनशन पर महिलाएं, बच्चे सभी हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से कारोबार बंद रहा, ना ही सिर्फ उन कारोबारियों को, पिट्ठू वालों को, पालकी वालों को, बल्कि श्राइन बोर्ड को भी एक बहुत बड़ा नुकसान है।
जी बिल्कुल, नुकसान तो सभी को है, मगर प्रशासन की तरफ से ये जो कदम यहाँ पे उठाया गया, क्योंकि अगर ये लोग पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे तो इनका हक बनता था अपनी लड़ाई लड़ना, क्योंकि इनका हक बनता था लड़ाई लड़ना। मगर प्रशासन को ऐसा क्या हो गया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करके, और जो इनके परिजन है उनको जो जेल में रखा गया, यहाँ पे जो सिर्फ कैदियों को रखा जाता है, क्योंकि ये पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे और प्रशासन की तरफ से यहाँ पे इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया और इनको जेल में भी बंद किया गया। ठीक है सोहन, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी जानकारी लेते हैं, जहां पर नए साल की बात की जाए तो यहां पर मां वैष्णो देवी का ये गंडोला रोपवे प्रोजेक्ट अगर बात की जाए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और कल नए साल की जो है हर कोई कामना करता है कि अच्छी शुरुआत हो। यहां पर लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार दृश्य अलग होंगे, क्योंकि कटरा के लोगों ने कारोबार बंद रखा है। घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले किसी को नहीं मिलेंगे, जिसके चलते जो श्रद्धालु वहां पर आए भी हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। कटरा के लिए अगर बात की जाए तो नई साल की शुरुआत में माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में शीश नवाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। कटरा में जारी आंदोलन का श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं दिख रहा है, जो नए साल के पहले दिन मां के दरबार में हाजिरी लगाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और ये सिलसिला फिलहाल अगर बात की जाए तो जारी रहने की संभावना है। हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं, जम्मू तवी से आए हैं हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर माता का दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग। ये हम लोग का बहुत काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा था माता का दर्शन, लेकिन इस बार हम लोग का प्लान सक्सेस हो रखा है। हम लोग 1 तारीख को माता का दर्शन करेंगे। हम लोग बस यही मनोकामना रखते हैं कि हम लोग का देश और तरक्की करे, हम लोग का परिवार और तरक्की करे और अपना नाम, घर का नाम, देश का नाम रोशन करे। यही हम लोग का मनोकामना रहेगा। लेसन लेकर 2025 को और बेटर कर सकते हैं हम लोग अपने लाइफ में भी और अपने फॉर कंट्रीज के लिए, देश के लिए भी। यहाँ आए बाद जम्मू में भी सब आदमी अपने को प्रोत्साहन करे, वो मार्गदर्शन करेले। हम नया साल को वैष्णो देवी का दर्शन लेने का और नया साल का क्या बोलते हैं, नया साल का सुख शांति मिलने के बाद आए ले सब पहले दिन के शुरुआत करने के लिए। कैसा लग रहा है जम्मू पहुंचकर? जम्मू एक नंबर है। सोलापुर गांव से आए हैं हम, वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं, नया साल इसलिए है। और हम मनोकामना ये करेंगे कि हम सब परिवार, अपना देश, मित्र परिवार सब सुख शांति से रहे, इसलिए हम कल वैष्णो देवी का दर्शन लेने जा रहे हैं नए साल का। हाँ, हम जाने वाले पहले सुबह 4 बजे हम आरटी में जाने के तैयारी कर रहे हैं आज। तो कब से प्लान बन रहा था? प्लान हमारा 4 महीने से हो गया है, प्लान चालू था हम जाने का। नया साल के बराबर हमने नियोजन किया था, वो बराबर हो गया। हम लोग पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से, इसलिए यहाँ पहुँचे दर्शन लेने के लिए, वैष्णो माता के दर्शन के लिए आए हैं नए साल में। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन अभी से अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर अच्छा हो, सब कुछ अपने सबका मन जैसा हो, सबके लिए अच्छा जाए, इसलिए दर्शन के लिए आए 1 तारीख को नेक्स्ट ईयर के लिए। यही हमारी मनोकामना है, जो भी चीजें हैं वो सबके अच्छे से हो जाए। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच में उत्साह है। जहां मां वैष्णो देवी के अगर आंदोलन की बात की जाए, उसके बावजूद भी यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए देश से पहुंच रहे हैं और कल नववर्ष की शुरुआत मां वैष्णो देवी के दर्शन करके करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर डोडा शहर के बीचों बीच समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाला एक भवन मौजूदा समय में खंडर में तब्दील हो गया है। खास बात यह है कि विभाग का अपना कार्यालय एक किराए के भवन से चल रहा है, जबकि इस सरकारी संपत्ति की हालत अब बद से बदतर होने लगी है। इस भवन में किसी भी समय नर्री निकेतन चलाया जा रहा था, जिसे कहीं और शिफ्ट करने के बाद ये संपत्ति समाज कल्याण विभाग के हवाले कर दी गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने विभाग पर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिसका कार्यालय एक निजी भवन से चल रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति की खंडर जैसी हालत जो है वो बन चुकी है। और खंडर में ये अगर समाज कल्याण विभाग की बात की जाए तो पूरे तरीके से तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है, हालत देखिए एक सरकारी संपत्ति की किस तरीके से हालत है, जबकि खुद अगर इस विभाग की बात की जाए तो इनका एक विभाग जो है किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। तो इस पर जानकारी लेंगे, विकास हमारे साथ डोडा से जुड़ चुके हैं।
विकास बताइएगा, सरकारी संपत्ति की इतनी दर्दर हालत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी रूपाली, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक तरफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में किराया देकर अपना यानी दफ्तर चला रहा है, और दूसरी तरफ एक तरह से डोडा सिटी के अंदर जहां पर एक सरकारी बिल्डिंग जो है काफी लंबे समय से खंडर बन चुकी है, और वहां के लोगों का कहना है बिल्कुल मंदिर मोहल्ला जो डोडा का है वहां पर ये सरकारी बिल्डिंग है जहां पर 1985 के आसपास में ये बनाई गई थी, और उसके बाद नारायण निकेतन स्कूल यहाँ पर खोला गया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद उसका शिफ्ट होने के बाद ये बिल्डिंग जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। लेकिन अब ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल खंडर हो चुकी है, जहाँ पर कूड़ा करकट और गंदगी फैल चुकी है, जहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसकी बदबू और इसकी गंदगी की वजह से हम भी परेशान हैं, और एक तरफ से जितने भी सरकारी दफ्तर है डोडा के अंदर कई प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है, और एक तरफ सरकारी बिल्डिंग जो है किस तरह से खंडर बन चुकी है जिसको रिपेयर करना चाहिए था। जहां पर इस तरह का कोई दफ्तर खुल जाता तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार का पैसा बच जाता, साथ में लोगों के लिए भी बिल्कुल। लेकिन विकास, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि जिनकी जमीन है, यानी जिस सरकारी विभाग की ये संपत्ति है, जमीन है, उन्हें ही परवाह नहीं है, और यहाँ के आम जनता इस चीज की परवाह किए बैठी है कि इस सरकारी संपत्ति की ये हालत होती जा रही है, और खुद वो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं। देखिए, आम जनता इसलिए परेशान है क्योंकि हर कोई जो है टैक्स देता है, और इस टैक्स के चलते जो है ये तमाम चीजें चलती है, चाहे जितने दफ्तर हो या फिर जो सरकारी मुलाजम है उनकी सैलरी तक आती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि अगर सरकारी बिल्डिंग है आपके पास, तमाम चीजों की फैसिलिटी है, तो फिर इस बिल्डिंग को रिपेयर कर दिया जाए और यहाँ पर कोई दफ्तर खोल दिया जाए जो यहाँ पर फंक्शन करे, और ऐसा ना हो कि प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर लोगों को दर बदर होना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं और इनके दफ्तर ढूंढने पड़ते हैं, और उसके बाद अपनी जो भी सर्विस का बेनिफिट लेना पड़ता है तो वो जो है दूर दराज जाना पड़ता है। तो ऐसे में सोचिए, यहाँ से नगरी वाली साइड 1.5 या 2 किलोमीटर जाने के बाद किसी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में इनकी बिल्डिंग ढूंढना, तो ऐसे में अगर सरकारी दफ्तर है जिस बिल्डिंग की खंडर हो चुकी है उसी में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर इनका एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इसका कम से कम ध्यान देना चाहिए, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इस तरह से हमारे पास इस तरह की बिल्डिंग है जिसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल विकास, यहाँ पर इस बिल्डिंग को लेकर अगर बात की जाए तो बिल्डिंग की जिस तरीके से हालत है, लोग उस चीज से परेशान है, लेकिन अब क्या लगता है, अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की जाती है, लोग अपने लिए कब सोचेंगे, ये काम करेंगे कि हमारे लिए ये विभाग काम करेगा, जब खुद की संपत्ति ये लोग नहीं संभाल पा रहे? फिलहाल जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की थी कि कम से कम उनके नोटिस में ये तमाम चीजें तो होंगी कि हमारे पास कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग है और किस तरह की कोई चीजें। तो ऐसे में एक तरफ डीसी ऑफिस जो डोडा का है बिल्कुल 4-4 दरवाजे लगा दिए हैं, और अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इन चीजों पे निगरानी रखी जाए, और प्रॉपर तरीके से जहां पर भी सरकारी इस तरह की बिल्डिंगें हैं उनको फंक्शन में लाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो लोग यानी सोच लीजिए अगर प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में अगर सोशल वेलफेयर ऑफिस चल रहा है तो वो जो अगर वहां पर रेंट पेड कर रहा है लगभग 10 या 20 हजार, तो वो भी तो पैसा गवर्नमेंट का ही जा रहा है ना। तो ऐसे में अगर आपके पास अपनी बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो कम से कम लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर दफ्तर है और इस तरह का साइन बोर्ड भी है, और लोग जो है इस तरह की वहाँ पर फैसिलिटी या इस तरह की सुविधा ले सकते हैं। यहाँ डोडा के अगर हवाले से बात की जाए तो हमेशा, चाहे वो सरकारी कोई विभाग हो, संपत्ति हो, दफ्तर आरटीओ का हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हर एक जगह सरकारी विभाग में कमी आ रही है। आखिरकार कारण क्या है, और अगर कारण पता है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ के लोग जो है जिन नेताओं को चुनते हैं वो जो है खामोश बैठे होते हैं। कम से कम उन लोगों को जब भी इस तरह की कोई खबर सामने आए इस पे बात करनी चाहिए, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहिए कि कम से कम ये चीजें जो हो रही है, एक तरफ ARTO ऑफिस जो आपका प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है या फिर इस तरह के और भी दफ्तर जो है प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है, तो इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि लोग जो है इन चीजों का लाभ भी ले सके। ऐसे ना जाने कितने ऑफिस टोडा के अंदर है जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए, और कई लोगों को इन स्कीमों का पता तक नहीं होता है। मान लीजिए सोशल वेलफेयर का दफ्तर ढूंढना है, ओल्ड एज
वाले जो लोग हैं उनको पेंशन लगवाने के लिए, या फिर हैंडीकैप वाले जो लोग हैं उनको अपनी पेंशन लगवाने के लिए, तो फिर प्राइवेट कॉम्प्लेक्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां पर लोग भी नाराज हो जाते हैं, तमाम चीजें होती है। तो ऐसे में अगर अपनी बिल्डिंग हो जहां पर लोग जो है इंतजार भी करें और प्रॉपर टाइम पर खुले भी, और ये तमाम चीजें जो है फंक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बद से बदतर हालत है। सरकारी संपत्ति जबकि सरकार की तरफ से कार्यालय चलाने के लिए दी गई है, उसके बावजूद भी एक कूड़ेदान का काम कर रही है, जहां पर भर भर कर कचरा जो है लोगों के द्वारा फेंका गया और अब लोग उसी कचरे से परेशान हो रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी संपत्ति जो है किसी काम की नहीं है, यहाँ पर बर्बाद जो है वो की गई है और इस पर एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो ये दोनों तरफा सवाल बनता है कि आखिरकार ये सरकारी संपत्ति खाली क्यों रखी गई, प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में जो है वो बिल्डिंग अभी चलाई जा रही है, दूसरी तरफ लोगों ने कूड़ा कचरा फैलाया और उसके बाद अब परेशान होकर फिर से प्रशासन और विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर सांबा की बात करेंगे। सांबा पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश की पहचान सुनील कुमार निवासी रामगढ़ के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ सांबा और कठुआ के 6 थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश पर इसे धर दबोच कर जिला जेल कठुआ पहुंचा दिया है। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार इलाके की शांति व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो रहा था, जिसके चलते सभी औपचारिकताएं पूरी कर इस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही बदमाश है जिसका नाम सुनील कुमार है और इसको फिलहाल कठुआ जेल जो है वो भेज दिया गया है। और सांबा पुलिस की अगर बात की जाए तो ये काबिले तारीफ है कि अब जो है इन बदमाशों की अगर बात की जाए, ये गुंडागर्दी की अगर बात की जाए तो इनके खिलाफ जो है फुल एक्शन में सांबा पुलिस नजर आ रही है। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की और यहाँ सुनील कुमार को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, सांबा पुलिस की अगर बात की जाए, काबिले तारीफ काम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बदमाश जो है वो पकड़ा जा रहा है और नामी बदमाशों की जो लिस्ट है मुझे लगता है वो सांबा पुलिस की हिट लिस्ट में है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सांबा पुलिस के एंड पर बात करें तो लगातार पुलिस जो कुख्यात अपराधी हैं, नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, उनकी लगातार धरपकड़ कर रही है। ये सिर्फ कोई पहला मामला ऐसा नहीं है। पिछले अब अगर हम देखें 15 से 20 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें वक्तन वक्तन पुलिस की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें जो कुख्यात नामी जो अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, उनकी फाइल्स ओपन की जा रही है, उनको पीएसए के तहत बुक किया जा रहा है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ये समाज के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं समाज की जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश, इस तरह के जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर पुलिस ने भी पैरेलल इसकी कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया है। और कोशिश पुलिस की है कि मोटिव एक ही है कि जिला सांबा से क्राइम को खत्म किया जाए, क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जाए। उसी के तहत लगातार अलग अलग कड़ियों में आप देख रहे हैं कि जो तमाम ऐसे अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सुनील कुमार जो एक कह सकते हैं कि कुख्यात क्रिमिनल है, रामगढ़ के रडमा गांव का ये रहने वाला है। इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है, लगभग 6 ऐसे पुलिस स्टेशन है जिला सांबा और कठुआ के, यहाँ पर इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों में ये लगातार शामिल रहा और जब ये जेल से बाहर छूटकर आ जाता है ये दोबारा से जो ऐसी एक्टिविटीज है उसे रिपीट करता है, लगातार इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। तो ये कहीं ना कहीं खतरा साबित हो रहा था पब्लिक के लिए और पुलिस ने इसमें अहम कार्रवाई की है। इसमें वरिंदर सिंह मनहास जो कि एसएसपी सांबा है, उन्होंने डीएम सांबा को इसका एक डोजियर जो बनाकर सौंपा, जिसके ऊपर डिटेंशन ऑर्डर के जो मुहर है वो डीसी सांबा यानी डीएम सांबा ने लगाई। और उसके बाद इसके जो वारंट है वो जो वो इशू किए जाते हैं और उस वारंट को जो वो एग्जीक्यूट किया जाता है अंडर पीएस यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। और अब इसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अगर इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी तो जो पिछले दिनों में क्राइम रेट हमें देखने को मिला जिला सांबा में या क्रिमिनल जो लगातार हावी होते नजर आए, तो मुझे लग रहा है कि इनकी अब खैर नहीं है। इनको एक एक करके जो वो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और सांबा जिला का माहौल ठीक किया जाएगा। उसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश यही है इस तरह के शरारती तत्वों को, नामी तत्वों को जो वो बुक किया जाए अंडर एलिमेंट सेक्शन ऑफ लॉ के तहत। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियो एक अलग तरीके से सामने आता है, इसमें सांबा पुलिस की अगर बात की जाए
तो हर 10 दिन के अंदर हर वो कुख्यात अपराधी जो है पकड़ा जा रहा है जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। तो ये चीज बाकी जगह पर भी समझना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट वाले क्रिमिनल्स की बात की जाए, बल्कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, गो तस्करी वाले हैं, चोर हैं, उन सब पे लगाम कसना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सांबा पुलिस ने किया भी है। देखिए, इसके पीछे की एक चीज बड़े साफ तौर पर नजर आती है, जिसमें अगर आपको बता दें कि रेगुलर इंटरवल पर जो क्राइम और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो वक्तन वक्तन यहाँ पर आकर तमाम जो जिला पुलिस सांबा के अधिकारी उनके साथ लेते हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो एक लिस्ट तैयार की जाए। उसमें देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, जो पशु तस्करी में इन्वॉल्व है, जो अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या यहाँ तक कि जो इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, उनकी भी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उनके ऊपर अब पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो उक्त कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। हालांकि आपने ये भी देखा पिछले दिनों में कि किस तरह से लंबे अरसे से फरार चल रहे आरोपी जो वो लगातार वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो यही कोशिश है कि सांबा जिला का माहौल ठीक करना है, वो चाहे पहले अन्य केसेस में शामिल अपराधी हो उनको भी ढूंढकर उनके हाइडआउट्स को जो है वो ब्रश करके उनको जो है वो आगे हवालात भेजा जा रहा है, या इसी तरह से जो नामी ऐसे शख्स हैं उनको भी गिरफ्तार करके हवालात भेजा जा रहा है। मोटिव मुझे लग रहा है कि जिस मोटिव से पुलिस काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में यही सांबा जिला के लोगों को उम्मीद है कि सांबा जिला का माहौल ठीक होगा और क्राइम फ्री और नशा मुक्त जो है वो सांबा जिला बनेगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सांबा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगातार कार्रवाई सांबा पुलिस कर रही है और किसी भी अपराधी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर भीषण सर्दी के प्रकोप का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहे हैं। मौसम विभाग श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार इन दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज्यादा असर 6 जनवरी की दोपहर तक देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड में और इजाफा होने जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है, सुनिए। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम की बात करने के लिए इस वक्त हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मौजूद है। हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार है। जैसे कि हमने देखा कि पिछली बारी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बर्फबारी, कोहरा, इसके साथ साथ फ्रोजन एटमॉस्फेयर, अब जबकि सुनने में आ रहा है कि और कुछ, जी हाँ, मगरबी हवाओं का असर होगा, बर्फबारी होगी। तो इसी सिलसिले में हम इस वक्त खुसूसन बातचीत करने के लिए आए हैं। सर, आपका वेलकम गुलिस्तान में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं जानना चाहूंगा क्या रहेगा अभी आने वाले टाइम में मौसम का हाल? देखो, अभी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बैक टू बैक इफेक्ट करेगा जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज को, और जो फर्स्ट WD है वो फर्स्ट इवनिंग से जो उसका इम्पैक्ट रहेगा, जो फीबल WD है। हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर फर्स्ट और सेकंड के बीच में। और इसी तरह जो नेक्स्ट WD है ये थोड़ा मॉडरेट टू इंटेंस WD है, और ये थर्ड इवनिंग से इसका एक्टिविटी रहेगा। 4, 5, 6 के दरमियान जो इसका मेन एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। और इस बीच जो है हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और यहाँ मैदानी इलाकों में भी जो है दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी। ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस फिर से हैं, खासकर 4, 5, 6 के दरमियान। और मेन एक्टिविटी 4, 5 और 5, 6 के बीच में रह सकता है। फिर 6 दोपहर के बाद अब मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो है ऑन गोइंग कोल्ड वेव अभी चल रहा था, ये जो पिछला स्पेल था उसके कारण जो है कहीं ना कहीं सर्दी बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है। और कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर भी अभी -8, -9, -10 तक चल रहा है। तो कमिंग डेज में जो है फर्दर जो है इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। मिनिमम टेम्परेचर तो लगभग जनवरी के 6-7 तक जो है कोल्ड वेव जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहे। तो फिसलन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे में सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स अक्रॉस स्टेशन यहाँ पे चल रहा है पिछले लगभग कई हफ्तों से। तो स्लिपरी कंडीशंस और एक्सीडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, खासकर जो ट्रेवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और उसके बगैर जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन या जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। अदर देन दिस, अब ठंड के कारण जो है लोग यहाँ अलग अलग हीटिंग गैजेट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो चाहे गैस बेस्ड हो। तो आए दिन आग के वारदात या फायर इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके कारण लोगों को बिल्कुल एहतियात करना चाहिए इन चीज़ों को, और
अनअटेंडेड किसी भी चीज़ को ना छोड़ें और सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं, क्योंकि सफोकेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होते हैं। प्लेन्स में भी 1 फीट तक गिर सकता है, कुछ एक में जो सेंट्रल कश्मीर के मैदानी इलाके हैं यहाँ पे 7-8 इंच 10 इंच तक भी गिर सकता है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहेगा ही, और एक जो मच नीडेड वेट स्पेल जो पिछला हुआ और इस बार भी इंशाल्लाह होने के चांसेस है, तो काफ़ी जो है थोड़ी सी राहत मिल सकती है लोगों को, खासकर जो हमारा ड्राई स्पेल चल रहा था अगस्त सितंबर से लेकर अभी, तो बिल्कुल एक रिस्पाइट है कोल्ड वेव के लिए भी और दूसरा जो ड्राई स्पेल है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ थे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इनके साथ खुसूसन बातचीत की आने वाले टाइम में क्या रहेगा वादी कश्मीर में मौसम का हाल, जबकि मौसम के साथ साथ बात करें ठंड भी है, बर्फबारी होने जा रही है, और इस बारी ये भी बताया जा रहा है कि 1 तारीख की जो ये बर्फबारी होगी या 3 या 4 को जो 7 तक जो ये कनेक्टिविटी है ये मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी असर कर सकती है। मगर साथ ही साथ ये भी हम मान के चले कि एडवाइजरी जहां पर जारी की गई है वहां पर हम आपको बताते चले कि फिसलन के मामलात भी दिखाई देते हैं, यानी एहतियात बरतना भी जरूरी है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल और समीर वानी की रिपोर्ट। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।